हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में भी मैंने उन प्रश्नों को रखा है जो व्यापम द्वारा आयोजित विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। जो क्वेश्चंस जो खासकर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की परीक्षा में आए थे, जो प्रश्न, उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में रखा है। तो आपकी तैयारी अच्छी हो सके, आपका सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो सके और आपकी तैयारी बेस्ट हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है ए यकृत, बी ऑप्शन है हमारा हृदय, सी ऑप्शन है पेट और डी ऑप्शन है फेफड़ा। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी यकृत। क्योंकि जो यकृत होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका वजन 1.2 से 1.4 केजी के आसपास होता है। और साथ ही साथ जब हमारे शरीर के अंदर रक्त के अंदर बिलीरुबिन जो पदार्थ होता है, जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो जब हमारा यकृत प्रॉपर तरीके से कार्य करना बंद कर देता है, तो उस कंडीशन में बिलीरुबिन जो पिगमेंट होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है रक्त में, और इसी कारण क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन पर, कि अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विलवणन, बी ऑप्शन है जल प्रदूषण, सी ऑप्शन है क्लोरीनीकरण और डी ऑप्शन है मल जल शोधन। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स डी मल जल शोधन। याद रखें कि अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को मल जल शोधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम, कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका ऊतक वसा से भर जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है वसीय, बी ऑप्शन है पेट, सी ऑप्शन है त्वचा और डी ऑप्शन है मांसपेशी। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स वसीय। तो स्टूडेंट, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में खाता है या अत्यधिक खाता है हम कह सकते हैं, तो उसका जो वसीय ऊतक होता है वो वसा से भर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम, कि जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। यानी कि जब हम वायु की उपस्थिति में अल्कोहल का दहन करते हैं, उसे जलाते हैं, तो जो ऊर्जा है वो किस रूप में मुक्त होती है। तो इसका 4 ऑप्शन मिल रहा है अभी हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए। ए ऑप्शन है ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। नंबर बी केवल ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। नंबर सी केवल प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। नंबर डी प्रकाश तथा ध्वनि के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका आंसर हम देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ए, कि जब वायु में अल्कोहल का दहन किया जाता है या दहन होता है उसका, तो जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, कि रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ए ऑप्शन है सोवेरिन, बी ऑप्शन है क्यूटिकल, सी ऑप्शन है लिग्निन और डी ऑप्शन है रंध्र। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या आंसर है इसका। इसका आंसर स्टूडेंट्स क्यूटिकल। याद रखें, क्योंकि जो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जिनको जीरोफिटिक प्लांट्स कहा जाता है, जीरोफाइट प्लांट्स कहा जाता है, तो ये मरुस्थलीय जो प्लांट्स होते हैं, तो इन वहाँ पर क्या रहता है, मरुस्थल में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ट्रांसपायरेशन यानी कि पानी के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के थ्रू, ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा होती है। तो उस प्रोसेस को कम करने के लिए इनके ऊपर एक एक परत पाई जाती है, क्यूटिकल का एक आवरण पाया जाता है, जो क्या करता है, पानी की जो हानि होती है बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उस दर को कम करने का कार्य करती है। तो याद रखें कि रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर क्यूटिकल की उपस्थिति के कारण क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, कम हो जाती है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के जो रिएक्टर होते हैं उसमें ऊर्जा किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, तो हमें देखना है इन चारों में से वो कौन सा आंसर है। ए ऑप्शन है नाभिकीय अवशोषण है, बी ऑप्शन की नाभिकीय विखंडन है, सी ऑप्शन नाभिकीय उत्सर्जन है और डी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन है। तो देखते हैं क्या आंसर है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स बी, नाभिकीय विखंडन। स्टूडेंट्स, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई एक भारी नाभिक होता है जो न्यूट्रॉन को ग्रहण करके दो समान द्रव्यमान के हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसको नाभिकीय ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के जो रिएक्टर होते हैं उसमें ऊर्जा नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो चलिए आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन है हमारा, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चार ऑप्शन पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। तो ए ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, मतलब हम एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है, मतलब कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर होती है वो दूरी, या बी 20 सेंटीमीटर होती है वो दूरी, या सी आपका 12 सेंटीमीटर होती है, या डी 25 सेंटीमीटर होती है। तो स्टूडेंट्स हम ऑप्शन देखते हैं क्या आंसर सही है। तो इसका आंसर है डी 25 सेंटीमीटर। तो याद रखें कि एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच आवश्यक जो न्यूनतम दूरी होती है वो स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, मधुमेह के लक्षण है, मधुमेह को स्टूडेंट्स डायबिटीज़ भी बोला जाता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं इस बीमारी की पहचान के। तो वो चार ऑप्शन हम देखने के लिए मिल रहे हैं हमें। तो इसमें से सही ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो ए ऑप्शन है कम पेशाब, बी ऑप्शन है भूख, हाँस और थकान, नंबर सी है पेशाब का आना, नंबर डी है बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आंसर होता है मधुमेह के लक्षण का। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। क्योंकि जो मधुमेह होता, जो डायबिटीज़ होती है, वो डायबिटीज़ एक्चुअली कहें तो हम जो ब्लड होता है उस ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के कारण ही डायबिटीज़ की जो बीमारी होती है वो उससे ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। और इस जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो एक हार्मोन उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है ग्लूकोज की मात्रा को ब्लड में, वो है इंसुलिन हार्मोन। तो जब प्रॉपर तरीके से इंसुलिन हार्मोन वर्क नहीं करता है, या जो आपकी पैंक्रियाज जो ग्लैंड होती है उसमें प्रॉपर तरीके से जब इंसुलिन हार्मोन नहीं पहुंचता है तो जो रक्त होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और इसी कारण से मधुमेह रोग या डायबिटीज़ हो जाती है। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि पैंक्रियाज जो ग्लैंड है उसमें उसके थ्रू इंसुलिन हार्मोन निर्मित होता है। ठीक है ना। उसके लैंगरहैंस उसमें एक जगह होती है, एक पार्ट होता है जिसे लैंगरहैंस के द्वीप कहा जाता है। तो वहाँ उस क्षेत्र से इंसुलिन हार्मोन का स्रवण होता है। ठीक है, तो याद रखें कि अग्नाशय जो आपकी पैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है उससे इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है स्टूडेंट्स, जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर कि एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं कहलाता है। मतलब हमें एक ऐसे पुष्प को ढूंढना है कि उस पुष्प को हम क्या कहेंगे जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हों। तो यहाँ चार ऑप्शन है कि उस पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प कहेंगे, या बी स्त्री केसरी पुष्प कहेंगे, सी पुंकेसरी पुष्प कहेंगे, डी एक लिंगी पुष्प कहेंगे। तो आइए हम आंसर देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर स्टूडेंट्स ए ऑप्शन उभयलिंगी पुष्प। तो याद रखें कि ये एक ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। और उभयलिंगी पुष्प के तौर पर आप गुड़हल के पुष्प को देख सकते हैं, उसमें आपको मेल पार्ट भी नज़र आएगा और फीमेल पार्ट भी नज़र आएगा।
तो याद रखें कि एक पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रजननांग होते हैं उसको हम स्टूडेंट्स उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम, कि गुणसूत्र इनमें स्थित होते हैं। तो गुणसूत्र किन में पाए जाते हैं, तो वही हमें आंसर देखना है इसमें कि हमारा आंसर क्या है। ए गोल्जी काय है जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, बी नाभिक जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, सी रसदानी और डी ऑप्शन है लवक। तो सही आंसर देखते हैं क्या आंसर है स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है नाभिक। तो स्टूडेंट्स नाभिक कहीं अगर हम देखा जाए तो किसी भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है जो कोशिका की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है, और इसका आकार गोलाकार भी होता है और अंडाकार भी होता है। और किसी भी कोशिका में नाभिक की जो सबसे पहले खोज की गई थी वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसी के बारे में उनके थ्रू बताया गया था। तो याद रखें कि एक तरीके से कह सकते हैं जो नाभिक होता है वो किसी भी सेल का ब्रेन होता है, जो उस सेल की हर एक एक्टिविटी को क्या करता है स्टूडेंट्स, कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम, कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। एक है ए ऑप्शन, ए कॉपर रॉड को, बी एक ग्लास रॉड को, सी एक प्लास्टिक कलम को और डी एक फुलाया हुआ गुब्बारा। तो इसमें से कौन सी वो चीज़ है, मतलब कॉपर रॉड है या ग्लास रॉड है या प्लास्टिक कलम है या फुलाया हुआ गुब्बारा है, जिसको हम घर्षण द्वारा स्टूडेंट्स आवेशित नहीं कर सकते। तो हमें आंसर देखना है क्या आंसर है, हो सकता है इसका आंसर स्टूडेंट्स ए एक कॉपर रॉड। अब देखिए क्या होता है जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है, उनमें घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। और घर्षण के कारण क्या होता है, एक जो वस्तु होती है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और दूसरी वस्तु क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है वो धनावेशित हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। अब चूंकि ये आवेशन की जो प्रक्रिया हो रही है वो घर्षण के कारण हो रही है, ठीक है ना, फ्रिक्शन के कारण हो रही है, इसलिए इसको घर्षण द्वारा आवेशन भी कहा जाता है। अब चूंकि क्या, अगर हम हाथ में कॉपर रॉड को ले लेते हैं, अगर हम कॉपर रॉड को हाथ में ले लेते हैं और उसे अगर हम किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो ऊन से जो आवेश होता है वो कॉपर रॉड में चला जाता है और कॉपर रॉड से वो आवेश होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर के थ्रू वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। और इस कारण जो कॉपर रॉड है वो स्टूडेंट्स वो घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं हो पाती है। तो यही इसका कारण है, तो याद रखें स्टूडेंट्स। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है। तो अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में क्या होता है, क्या गुण पाया जाता है, उस चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पर। तो पहला है ए अपभ्रंश, बी स्वतः दहन, सी विस्फोट और डी है त्वरित दहन। तो इसका हम आंसर देखेंगे क्या आंसर है स्टूडेंट इसका। इसका आंसर है त्वरित दहन। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी है, सीएनजी है, तो ये जो ईंधन होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये मतलब शीघ्रता के साथ, तीव्रता के साथ जल उठते हैं और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए जितने भी जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनमें स्टूडेंट्स त्वरित दहन का गुण पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, अगला क्वेश्चन आ रहा है अब हमारा, कि कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, HCl गैस, बी HCl विलयन, सी NH4OH विलयन और डी है NH3 गैस। तो इसका आंसर देखते हैं हमने क्या लिखा है इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए HCl गैस। क्योंकि जब HCl गैस को जल में डाला जाता है या घोला जाता है तो जो HCl गैस होती है वो H पॉजिटिव आयन मुक्त नहीं करती है और इसीलिए ये क्या है, ये जो HCl गैस है वो एक अम्ल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम अगला क्वेश्चन है हमारा, कि नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है उसे मछली दिखेगी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी गहराई पर लेकिन मूल स्थिति से दाएं ओर, बी अपनी मूल स्थिति में दिखेगी, नंबर सी मूल स्थिति से ठीक ऊपर दिखेगी,
और नंबर डी मूल स्थिति से ठीक नीचे दिखेगी। तो इसका क्या आंसर है हम देखते हैं। इसका आंसर स्टूडेंट सी, मूल स्थिति से ठीक ऊपर दिखेगी। तो स्टूडेंट्स ये जो घटना घट रही है कि जो मछली है, किसी नदी के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और जब वो पानी में एक मछली को देखता है तो वो मछली स्टूडेंट्स अपनी मूल स्थिति से ठीक ऊपर की ओर दिखाई देगी। जैसे कि वो घटना घटती है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि प्रकाश का अपवर्तन जो घटना होती है कि जब हम किसी पानी से भरे गिलास में हम अगर कोई पेंसिल रख देते हैं तो वो हमें थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है। या अगर हम किसी कटोरी की बात करें, कोई कटोरी खाली उसमें हम एक सिक्का रख देते हैं, कुछ दूरी तक हम चले जाते हैं और एक दूरी के पश्चात जब हमें सिक्का नहीं दिखाई देता तो हम उसमें पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद फिर हम देखते हैं तो हमें वो सिक्का वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये स्टूडेंट्स ये जो घटना है, ये घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन है यहाँ पर गाल की कोशिका होती है, कि बी ऑप्शन है हमारा तंत्रिका कोशिका होती है, सी पेशीय कोशिका होती है और डी अस्थि कोशिका होती है। तो इसका आंसर देखते हैं हमने क्या आंसर लिखा है इसमें। इसका आंसर स्टूडेंट्स बी तंत्रिका कोशिका। स्टूडेंट्स जो तंत्रिका कोशिका होती है ये मस्तिष्क से आने वाली जो भी सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान करती है, उनका विश्लेषण करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो तंत्रिका कोशिका होती है इसकी लगभग लंबाई 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम चार ऑप्शंस की। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है कवक, नंबर बी है पशु, नंबर सी है पौधे और नंबर डी है जीवाणु। तो इनमें से हमें वो कोशिका देखनी है जो यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जीवाणु, बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स यूकेरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जो सुविकसित होती है, जिसमें केंद्रक पाए जाए और जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। इस तरीके के जो कोशिकांग हैं वो पाए जाएं और उनके चारों ओर क्या पाया जाए स्टूडेंट, झिल्ली पाई जाए। तो इस प्रकार की जो सुविकसित कोशिका होती है उसको यूकेरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जबकि आपके जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, इनमें स्टूडेंट्स सुविकसित कोशिका नहीं रहती है, इनमें सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ उन कोशिकांगों के चारों ओर किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है। तो जो जीवाणु होते हैं और जो वायरस होते हैं और जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो याद रखें इनको। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम स्टूडेंट्स कि हृदय से बना होता है। स्टूडेंट्स हृदय मतलब इसमें कुछ ऊतक बताए गए हैं, किन ऊतक से मिलकर के बना होता है हृदय। तो हम पढ़ते हैं चारों ऑप्शन कि ए ऑप्शन है हमारा संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन है पेशी ऊतक, सी ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं क्या आंसर है इसका। इसका आंसर स्टूडेंट्स पेशी ऊतक। तो स्टूडेंट्स पेशी ऊतक से हमारा जो हृदय है वो निर्मित रहता है, बना रहता है। और पेशी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे अंगों को गति प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रदत्त सूची में से उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। हमें वो देखना है यहाँ पर इस सूची में, उस चीज़ को सिलेक्ट करना है स्टूडेंट जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है क्या बिजली, नंबर बी ऑप्शन है जल, नंबर सी ऑप्शन है वायु और नंबर डी ऑप्शन है मृदा। तो देखते हैं क्या आंसर है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ए बिजली। बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं जल, वायु और मृदा, ये स्टूडेंट्स प्राकृतिक संसाधन हैं और जो बिजली है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 19 क्वेश्चन है हमारा। विलीन रूप में पचित भोजन, CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ का परिवहन का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है। यानी कि इन पदार्थों का, यानी जो पचित भोजन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ होते हैं, इनके परिवहन का कार्य रुधिर के किस हिस्से के द्वारा, किस पार्ट के द्वारा, किस अंग के द्वारा किया जाता है।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल रहे हैं हमें। ए ऑप्शन है प्लाज्मा, बी ऑप्शन है आरबीसी, सी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी और डी ऑप्शन है हमारा लसिका। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर ए है प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का एक तरीके से एक पीले रंग का हिस्सा होता है, एक पीले रंग का पार्ट होता है। जो प्लाज्मा पार्ट होता है ये रक्त का ही एक पार्ट होता है और ये रक्त का कम से कम 55% हिस्से का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम कि वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है ताकि, अब वाहन के जो पहिए होते हैं, ठीक है ना, उनमें खांचे आपको नज़र आएंगे। उनमें खांचे क्यों बनाए जाते हैं? चप्पलें भी अगर आप देखोगे तो उन चप्पलों में भी आपको देखें जिगजैग लाइनें बनी रहती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्यों बनाई जाती हैं? तो इसका कारण क्या है? ए ऑप्शन है घर्षण में वृद्धि हो, बी ऑप्शन है घर्षण हट जाए, सी ऑप्शन है घर्षण एक समान हो और डी ऑप्शन है घर्षण कम हो। तो क्या आंसर है इसका? हम आंसर देखते हैं। ए ऑप्शन है घर्षण में वृद्धि हो। तो स्टूडेंट्स, वाहन के जो पहिए होते हैं उनमें जो खांचों को बनाया जाता है उससे क्या हो स्टूडेंट्स? घर्षण में वृद्धि हो, जिससे वाहन को अगर हम ब्रेक लगाना चाहें तो आसानी से ब्रेक लगने पर वो वाहन रुक सके। इसलिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? जो वाहन के पहिए होते हैं उनमें खांचे बनाए जाते हैं। अब घर्षण के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि माना कि कोई हमारे पास कोई वस्तु है जो सरफेस के ऊपर रखी हुई है, किसी समतल सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ठीक है ना, फर्श के ऊपर रखी हुई है, ठीक है ना। अब उसकी जो सरफेस है यानी कि जो फर्श है उसकी सरफेस और जो वस्तु है उसकी सरफेस दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। अब इस वस्तु को अगर हमें सरकाना है तो हमें एक पर्याप्त बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम जो पर्याप्त बल से अगर हम कम बल लगाएंगे तो वो वस्तु उस सरफेस के ऊपर खिसकेगी नहीं, ठीक है ना, मूवमेंट नहीं करेगी। तो यहाँ पर दोनों सतहों के बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई बल कार्य कर रहा है जो उस वस्तु को आगे की ओर धकेलने में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है, आगे की ओर चलने में या मूवमेंट करने में रुकावट पैदा करता है। तो इसी प्रकार इसी विरोधी बल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? घर्षण बल कहते हैं। और जो घर्षण बल होता है वो स्टूडेंट्स जिस दिशा में हम बल लगाते हैं, जिस दिशा में हम बल लगाते हैं वस्तु को, जब किसी हम सरफेस के ऊपर खिसकाते हैं या बल लगाते हैं खिसकाने के लिए, तो ये जो बल लगाया जा रहा है उस बल की दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाहन के पहियों में हम खांचों को क्यों बनाया जाता है, या चप्पलों में जो आपके जिगजैग लाइनें रहती हैं उनमें भी खांचे बनाए जाते हैं चप्पलों में, तो वो क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि हम क्या कर सकें? प्रॉपर तरीके से हम चल सकें। और स्टूडेंट, घर्षण के कारण ही क्या होता है? हम भोजन को चबा पाते हैं। घर्षण के कारण जो वाहनों के कलपुर्जे हैं, कारखानों की जो मशीनों के कलपुर्जे हैं वो घिस जाते हैं। घर्षण के कारण हम जो कॉपी है उसके ऊपर पेन से हम लिख पाते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जिसके लिए जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम कि विद्युत बल्ब का तंतु निम्न का बना होता है स्टूडेंट्स। जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। पहला है ए ऑप्शन है टंगस्टन, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है लेड और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर है। इसका आंसर स्टूडेंट्स ए टंगस्टन। तो स्टूडेंट्स, जो टंगस्टन जो आपकी धातु होती है, जो मेटल होती है, तो इस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब इसको पर्याप्त मात्रा में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये स्टूडेंट जलने लगता है, चमकने लगता है, एक तरीके से प्रकाश पैदा करने लगता है, ठीक है ना। तो इसी गुण के कारण क्या किया जाता है? इस टंगस्टन जो मेटल है इसका उपयोग जो विद्युत बल्ब होते हैं उसके तंतु के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और जो टंगस्टन होती है वो स्टूडेंट्स एक तरीके से कहें कि 2 धातुओं की मिश्र धातु कह सकते हैं हम। ये टंगस्टन जो होती है वो स्टूडेंट्स निकिल और तांबा या निकिल तथा जो आयरन होती है उससे बनी हुई मिश्र धातु होती है एक तरीके की। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है स्टूडेंट्स? टंगस्टन का बना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।